टेंस स्टार्ट करने से पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखना है तो वो किस तरफ से स्टार्ट होगा और किस तरफ से एंड होगा। दोस्तों, इंग्लिश में सेंटेंस हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और राइट साइड पे एंड करते हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट हमेशा इंग्लिश सेंटेंस लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक सेंटेंस है, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। हमने इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर ग्रामेटिकली क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सेंटेंस है ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, यानी वो पानी पी रहा है। तो दोस्तों, लेफ़्ट साइड पे जो सबसे पहले है ही, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी सब्जेक्ट जिसे उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, काम करने वाला। सबसे पहले काम करने वाला एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो फाइल है, जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, वो है ही। सेकंड नंबर पे इज़, यहाँ पे लिखा हुआ इज़ को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अगर हम इसको लें तो इज़ हेल्पिंग वर्ब है। ये नाम से ही ज़ाहिर है कि इसको इमदादी फ़ेल कहते हैं। ये फ़ेल की यानी वर्ब की, हमेशा वर्ब की हेल्प करता है। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और थर्ड नंबर पे आता है वर्ब। इस सेंटेंस के अंदर ड्रिंकिंग जो है ये वर्ब है, फ़ेल है यानी काम है, यानी फ़िक्रे के अंदर काम करने वाला जो काम करता है, उस काम को, उस फ़ेल को, उस एक्शन को हम जो है वर्ब कहेंगे और ये हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। इसके बाद है वाटर। वाटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और उर्दू में इसको मफ़ूल कहते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल ये वो चीज़ होती है जिस पर कोई काम वाक़े होता है, यानी जिस पर एक्शन डिपेंड करता होता है। काम करने वाला एक काम कर रहा है और वो जो काम है जिस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट या मफूल कहते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर जो वाटर है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो इंग्लिश में हमेशा इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, अब हम टेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, फ़ेल हाल मुतलिक उर्दू में कहते हैं। जो दोस्त उर्दू से इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं और टेंस सीखना चाह रहे हैं उनके लिए बताते चले कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अगर ता है, ती है, ते है या ता हूँ आ जाए तो आपने फौरी समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये अलामत है, सिंबल है, निशानी है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते है या ता हूँ आता है। नीचे सेंटेंसेस पे ज़रा गौर करें। वो आम खा, ता है आ गया। हम पानी पीते हैं, ते हैं आ गया। मैं हॉकी खेलता हूँ, ता हूँ आ गया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहे हैं, यानी ऐसा टेंस जो हैबिचुअल आपके एक्शंस को जो है वो शो करता है, यानी जो हमारी हैबिट्स हैं, जो काम हम हर रोज़ करते हैं, हम रूटीन में जो काम करते हैं उसके लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इंतहाई सादा तरीके से, इजी तरीके से आपको ये टेंस समझाया जाएगा। मेरे ख्याल में 12 टेंसेस में से थोड़ा सा अगर कोई मुश्किल है थोड़ा सा, तो वो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर इसको आप अच्छी तरह सीख लेंगे तो अगले टेंसेस आपके लिए बहुत ही आसान है। तो थोड़ा सा ख्याल करना है, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेथड क्या है, यानी पहले हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखी, अब हमने मेथड देखना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको जो है वो मिला है तो आप उसके उर्दू के इंग्लिश में कैसे करेंगे और किस तरह उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, उर्दू है, हिंदी है, अगर यहाँ से आप ट्रांसलेशन इंग्लिश की तरफ करते हैं
और हमेशा ये इम्तहानात में भी ऐसे आता है, तो आप बहुत आसान हो जाता है। वैसे भी अगर हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे अंदर एक सोच आती है वो हमें हिंदी में या उर्दू में आती है। हमारे जहन के अंदर वो जो सेंटेंस है वो उर्दू में या हिंदी में बनता है, फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो इसलिए उर्दू से या हिंदी से अगर हम इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत आसानी से सीखने वाली चीज़ है। क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, ज़ाहिर है उसी माहौल में रहते हुए हमें उस लैंग्वेज का जो है वो सेंटेंस जो है हमारे जहन में सबसे पहले आता है, फिर हमारा जो जहन है वो ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसलेट करता है। तो दोस्तों चलते हैं मेथड की तरफ। सबसे पहले मेथड हम सीखते हैं पॉजिटिव का। हमेशा ये याद रखें कि हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं ये 3 किस्म के होते हैं। एक पॉजिटिव, जिनको सिंपल भी कहते हैं, ये जस्ट एक स्टेटमेंट होती है, जैसे वो आम खाता है। इसके बाद नेगेटिव भी आएंगे, जिस तरह वो आम नहीं खाता है, ये नेगेटिव जो है ये होगा जिसमें किसी काम से मना किया जाता है। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी आएंगे, जो सेंटेंसेस की थर्ड टाइप है। मसलन क्या वो आम खाता है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम मेथड पॉजिटिव मेथड की तरफ आते हैं। इसके अंदर ये देखें, सबसे पहले है सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखी हुई, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हुए सबसे पहले आप देखें कि सब्जेक्ट ये क्या है। सब्जेक्ट हमारे पास 2 किस्म के हो सकते हैं, सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। यहाँ पे देखें कि आई को भी प्लूरल के साथ रखा हुआ है, क्योंकि आई बाज़ का प्लूरल के तौर पर काम करता है और बाज़ का सिंगुलर के तौर पर काम करता है ये सिंगुलर ही, लेकिन इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या वर्ब है वो बाज़ औक़ात प्लूरल के साथ रूल करते हैं और बाज़ औक़ात सिंगुलर के साथ। तो इस टेंस के अंदर ये प्लूरल के साथ आएंगे, यानी जो रूल प्लूरल के लिए होगा वही रूल आई के लिए होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर क्या करना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, काम करने वाला एक है, तो फिर चूँकि हेल्पिंग वर्ब तो इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं किए जाते, इसलिए ये देखें ये एरिया खाली छोड़ा गया है। अगर काम करने वाला एक है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। यहाँ पे देखें कि ईट है, क्योंकि काम करने वाला एक है तो ईट के साथ एस लगाकर ईट्स बनाया गया है। तो दोस्तों जब भी काम करने वाला सब्जेक्ट यानी कि एक होगा, तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। और ऑब्जेक्ट जो भी इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस के अंदर वो एज इट इज़ आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर है वो आम खाता है, तो आम जो है ये ऑब्जेक्ट है, उसको उसी तरह उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में मैंगोज़ के तौर पर कर दी जाएगी। तो ही ईट्स मैंगोज़, ये सेंटेंस बनेगा। दोस्तों अगर प्लूरल है यानी सब्जेक्ट यानी काम करने वाले ज़्यादा हैं, तो फिर क्या है, जैसे वही है, जैसे दे है, जैसे कोई प्लूरल नेम्स आ जाते हैं, असलम एंड अकरम आ जाते हैं, फिर क्या करना है। फिर हेल्पिंग वर्ब चूँकि पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं करते, फर्स्ट फॉर्म सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, यानी एस सी आई एस का इजाफा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एस सी आई एस का इजाफा तब करेंगे जब काम करने वाला एक होगा, कोई एक नेम होगा, जैसे सिर्फ असलम होगा या सिर्फ अकरम होगा या सिर्फ कोई और शी होगा, ही की जगह पे एक लड़की होगी, तो फिर हम इसका इजाफा करेंगे। जब काम करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, दे वही होगा, असलम एंड अकरम होगा, अली एंड रबीना होगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर जस्ट हम ड्रिंक यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं, ये आ जाएगा। तो दोस्तों आई चूँकि मैंने बताया था प्लूरल के साथ है, तो सेम जो है
रूल ये प्लूरल के लिए आएगा, आई के लिए सॉरी आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई और फिर प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। यहाँ पे देखें प्ले के साथ एस का इजाफा नहीं किया गया, क्योंकि पहले बताया गया था कि जो आई है ये प्लूरल के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल होगा, यानी जो रूल प्लूरल के लिए होंगे वही यहाँ पे आई के लिए होंगे। तो आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ, ये होगा। तो दोस्तों अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हम देखें कि नेगेटिव सेंटेंस अगर हम चेंज करना चाहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसका क्या मेथड है, क्या तरीका है, वो सीखते हैं। मिसाल के तौर पर वो आता है वो आम नहीं खाता है। सबसे पहले क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर तो हम सीख चुके हैं, बगैर रट्टे के सीख चुके हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर क्या करना है, और प्लूरल और आई है तो फिर क्या करना है। दोस्तों अगर सब्जेक्ट काम करने वाला सिंगुलर है, एक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा डज। काम करने वाला एक है, ही है, शी है, कोई सिंगल नेम है, तो फिर क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल करना है। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब डज है होगा। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखते हैं। ये एक यूनिवर्सल रूल आप याद रखें। जब भी कोई सेंटेंस आपने नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव करना है, उसको नेगेटिव में चेंज करना है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, तो वो नेगेटिव बन जाएगा। जिस तरह ही, चेक करें, ये है सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसका डज हम सीख चुके हैं, इसके बाद नॉट लिखें, नॉट के बाद जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे ईट, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे मैंगोज। ही डज नॉट ईट मैंगोज, वो आम नहीं खाता है। हमने पॉजिटिव में सीखा था कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं, तो हमने सिर्फ ईट लिखा, यहाँ पे एस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ का एस तो डू के साथ मिलके डज बन चुका है। तो यहाँ पे ईट वर्ब के साथ एस का इजाफा नेगेटिव में कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज इस्तेमाल हो चुका है, वो एस डू के साथ मिलके डज बना चुका है। तो ही डज नॉट ईट मैंगोज, वो आम नहीं खाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है। काम करने वाले ज़्यादा हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है, चेक करें, जिस तरह वही है हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगा। जब भी सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल होगा, उसके बाद नॉट इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। तो सीखा हमने ये है कि अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब डज, और अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल करते हैं। अगर वी डू नॉट ड्रिंक वाटर, हम पानी नहीं पीते हैं। अब देखते हैं कि आई के साथ हमने क्या करना है। आई के बारे में भी बताया था कि आई हमेशा ये इस टेंस के अंदर प्लूरल के साथ आएगा, प्लूरल के रूल इस पर लागू होंगे। आई हेल्पिंग वर्ब डू, और ये यूनिवर्सल रूल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और ऑब्जेक्ट हॉकी। आई डू नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। वेरी सिंपल, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हम सीख चुके हैं, इंशाल्लाह मज़ीद बनाना सीखेंगे। अब हम पहले देखते हैं कि इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले बनाने का क्या तरीका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़िलहाल मुतलिक, और सीख रहे हैं अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मेथड थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि एक यूनिवर्सल रूल है कि जब भी आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, छोटा सवालिया जिसको कहते हैं, ये आगे चल के मैं बताऊंगा कि छोटा सवालिया और बड़ा सवालिया क्या होता है।
थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं कि छोटा सवालिया वो होता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्मॉल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेरी टर्म में कहते हैं। अब कहीं पे आप किताबें ढूंढना या गूगल करना ना शुरू कर दीजिएगा कि ये छोटा सवालिया तो कोई है ही नहीं। समझने के लिए है कि जिसका जवाब हम ऐसा सवाल जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं उसको हम छोटा सवालिया कहते हैं। तो छोटा सवालिया बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देंगे। यूनिवर्सल रूल है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में करें, सब्जेक्ट को बाद में ले जाएं, फिर वर्ब लिखें और ऑब्जेक्ट लिखें। थोड़ा सा मेथड चेंज किया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले ये देखें हम क्या करने जा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखने जा रहे हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले डज हेल्पिंग वर्ब क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हमेशा डज इस्तेमाल करते हैं। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये भी हम सीख चुके हैं, और ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर देखें कि डज ही ईट मैंगोज। ही चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए शुरू में डज आया, उसके बाद सब्जेक्ट ही और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट मैंगोज, ऑब्जेक्ट, एंड पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन लाजमी लिखेंगे। डज ही ईट मैंगोज, क्या वो आम खाता है। अब देखें डू हेल्पिंग वर्ब शुरू में, क्यों, चूँकि प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, काम करने वाले ज़्यादा हैं, तो हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल करेंगे। डू वी ड्रिंक वाटर, क्या हम पानी पीते हैं। डू आई प्ले हॉकी, क्योंकि आई के लिए भी प्लूरल वाला रूल, डू आई प्ले हॉकी, क्या मैं हॉकी खेलता हूँ। तो दोस्तों हमने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या मेथड। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, यानी सवालिया फ़िक्रा जब भी आपने बनाना है छोटा जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएं, सब्जेक्ट बाद में ले जाएं, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और एंड पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन लाजमी। आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया। अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ और सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस और चीज़ें जो हैं वो समझाई जा सकती हैं। सबसे पहले वो हार बनाती है। हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता बल्कि वर्ब आता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ SES लगाया तो मेक से मेक्स, गारलैंड्स ऑब्जेक्ट, हार एंड पर लिखा जाता है। यहाँ पे समझने वाली बहुत ही ज़रूरी बात कि आपने अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगाना है। आप ऑब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं देखेंगे कि वो सिंगुलर है यहाँ प्लूरल है। यहाँ पे देखें कि शी सिंगुलर है, काम करने वाली, हार बनाने वाली एक लड़की है, इसलिए हमने सब्जेक्ट के साथ एस का इजाफा किया। हालांकि वो हार ज़्यादा बना रही है, प्लूरल बना ली है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे। हमारी बात सिर्फ सब्जेक्ट की हुई थी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगाएंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर। नेगेटिव की तरफ चलते हैं, वो हार नहीं बनाती है। उसी तरह हमने जिस तरह पहले मेथड समझा, सबसे पहले सब्जेक्ट शी सिंगुलर है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डज, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यूनिवर्सल रूल है, नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखे, तो शी डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब मेक और एंड पर ऑब्जेक्ट गारलैंड्स, वो हार नहीं बनाती है। शी डज नॉट मेक गारलैंड्स, क्या वो हार बनाती है। डज शी मेक गारलैंड्स। यहाँ पे देखें रूल, यूनिवर्सल रूल कि जब आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है जिसका हम जवाब यस या नो में दे सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाएं। हम डज को शुरू में ले गए तो डज, उसके बाद है सब्जेक्ट
शी, फिर वर्ब मेक और फिर ऑब्जेक्ट गार्लैंड्स और एंड पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डज शी मेक गार्लैंड्स, क्या वो हार बनाती है। अगली एग्जाम्पल देखें, दे मेक ए टेबल, वो एक मेज़ बनाते हैं। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट प्लूरल है, बनाने वाले ज़्यादा हैं। दे मेक ए टेबल, वो एक मेज़ बनाते हैं, बनाने वाले ज़्यादा हैं। तो सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होगा, ले सिर्फ ओरिजिनल जो फर्स्ट फॉर्म है वो इस्तेमाल होगी, जो कि मेक है। ए टेबल, एक मेज़, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे देखें ए टेबल सिंगुलर है। यहाँ पे पहले भी बताया था, ऑब्जेक्ट को कंसीडर बिल्कुल नहीं करना कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, बात सिर्फ सब्जेक्ट की है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा दें, सब्जेक्ट प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल हालत में लगा दें, एस या एस का इजाफा ना करें। वो एक मेज़ बनाते हैं, दे मेक ए टेबल, वो एक मेज़ नहीं बनाते हैं, दे डू नॉट मेक ए टेबल, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, काम करने वाले ज़्यादा हैं, तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, डज बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। तो डू के बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, मेक ए टेबल ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो सेंटेंस बनेगा दे डू नॉट मेक ए टेबल, वो एक मेज़ नहीं बनाते हैं। सवालिया, छोटा सवालिया जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं हम, क्या वो एक मेज़ बनाते हैं। डू दे मेक ए टेबल, बनाने वाले ज़्यादा, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू इस्तेमाल होगा सबसे पहले, क्योंकि यूनिवर्सल रूल है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। डू दे मेक ए टेबल, क्या वो एक मेज़ बनाते हैं, और एंड पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। दोस्तों ये एक आपको लिस्ट दिखाई जा रही है जिसमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, आप इनकी इंग्लिश बनाएं, जहाँ पे प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करें, पूरा गाइडलाइन आपको जो है वो दी जाएगी।